Jai Hind Future Officers. I am Akshay Maurya. I welcome you on Indore Defense Academy YouTube channel. So as we are going on with the ND and CDS previous year question series, so today will be the second lecture on polity, and you should follow it, continue, because it's so important for you, because every year you will see one or two or three previous year question in your current examination paper. सो चलो चालू करते हैं। उससे पहले दो तीन अपन चर्चा कर लेते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है, सीरीज़ कैसी चल रही है, कमेंट वगैरह आते रहने चाहिए आपके, है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए, कोशिश की जाएगी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए, है ना। और प्रिपेयर अच्छे से करो, रिवीजन अच्छे से करो, प्लस फ्री में टेस्ट सीरीज़ दो पैन इंडिया की। इंदौर डिफेंस एकेडमी का ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, और जो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है उसे ज़रूर दें। सेकेंड ऑफ थिंग, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों वहाँ मिलेंगे, तो इसको भूले मत। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ कब मिलेगा? शाम को 7 बजे मिलेगा आपको, है ना, हमारे चैनल पे। तो इतना तो वेट करना बनता है ना। और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें। तो सेकेंड पॉलिटी का क्वेश्चन अपन सीरीज चालू कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में 50 सेकेंड लिस्ट दी गई है अमेंडमेंट्स की और सब्जेक्ट्स की। तो फर्स्ट जो है 52 अमेंडमेंट 1985 है, ए ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 63rd में सी में है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, और डी में है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2006। अब सब्जेक्ट की लिस्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में दिया रिड्यूस ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, राइट टू एजुकेशन, सेकंड, थर्ड पंचायती राज, फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये लिस्ट दी गई है, ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से सही है। सबसे इजी चीज बताता हूं मैं इसको करने की। अगर आपको एक या दो या तीन, दो भी पता है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये आया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। चलो ए का 4 है। ए का 4 कहां कहां गिवन है? ए और बी में गिवन है, मतलब सी और डी तो हो गए नहीं। चलो हटा दो। अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 का जो है वो आप सब जानते हो क्या है, पंचायती राज है। तो अब हम ऑप्शन देख ले दो। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन और सही अटेम्प्ट करने का तरीका है ये, कम टाइम में। क्यों? क्योंकि देखो यूपीएससी के आप कोई भी एग्जाम दोगे टाइम कम रहता है, क्योंकि आपको मैथ्स भी करनी है एनडीए वालों को, और सीडीएस जो एनडीए वाले हैं उनको तो मैथ्स भी करनी, इंग्लिश भी करनी, प्लस जीएस पे भी ध्यान देना। तो जीएस आते आते थोड़ा लोड बढ़ जाता है, चीजें याद नहीं रहती अच्छे से। तो उसके लिए शॉर्टकट्स है, एलिमिनेशन, वो सिखाता हूं। तो अब देखो सीधी सिंपल बात है, अपना आंसर आ गया। ए बी नहीं है क्योंकि बी का 3 नहीं है। बी का 3 कहाँ गिवन है? ऑप्शन बी में गिवन है। पर आगे अपन कर लो जिसमें तुम्हें याद है। 61st अमेंडमेंट एक्ट किस लिए लाया गया था? वो लाया गया था रिडक्शन के लिए। और 86 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था राइट टू एजुकेशन के लिए। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2000 इस साल के जो अभी लेटेस्ट एमपीपीएससी का पेपर हुआ प्री, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन कि 86 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, या उसमें क्वेश्चन मुझे हाँ क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट से कैसे ऐड ऑन हुआ है, तो वो था 86, ये क्वेश्चन था। तो चलो ये हो गया। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते। वो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था इससे, जो कि रहा था अब एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, डिफेक्शन के लिए रहेगा। तो आपको तो अमेंडमेंट पता चली गया 80 डिफेक्शन लॉ का 52nd अमेंडमेंट है, पर ये किस शेड्यूल में रखा है? 10th शेड्यूल में लिखा है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये क्या किस लिए आया था? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए एंड एमपीज। जैसे कि कोई आज व्यक्ति कांग्रेस में है और वो विधायक बन के आता है, या एमएलए बन के आता है, कहां से? कांग्रेस से, है ना। पर वो कुछ समय बाद क्या करता है? पार्टी बदल लेता है और बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो उस बेसिस पे उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और जहां जिस भी लेजिस्लेटिव असेंबली से वो आया है वहां इलेक्शन कराया जाएगा, ध्यान रखना। अब आ जाओ 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये तो पंचायती राज है कि पंचायत को पूरी पावर, मतलब पंचायत का जो भी डेवलपमेंट और वर्क का काम है वो एम्पावर कर दिया गया था कि पंचायत करेगी, एक लोकल पंचायत का, है ना। 61st वो आप सभी को पता है, रिडक्शन किया गया था वोटिंग एज का।
81st अमेंडमेंट एक्ट। अब 81st अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, सॉरी 86 अमेंडमेंट एक्ट से 21 है जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो एड ऑन किया गया था, और एजुकेशन कंपलसरी करी गई थी। किससे किस एज के लिए, कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी, टाइम दिया है जल्दी से। तो ये करी गई थी 6 to 14 ईयर्स के लिए प्राइमरी एजुकेशन, नॉट हायर एजुकेशन, हायर ग्रेजुएशन की नहीं, प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट करवाएगी, इस चीज की सिक्योरिटी दी गई थी, है ना, ये फंडामेंटल राइट है आपका। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये छोड़ दो, ये नहीं करना आपको, आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग स्टेटमेंट ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर है पार्लियामेंट की मतलब एमपीस की बात हो रही है, एंजॉय द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट एज अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ भाई बिल्कुल सही आंसर बात है कि पार्लियामेंट में जो भी एमपीज है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में बोलने की, वही पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द पावर टू आर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। हाँ भाई, कुछ भी सुधार करना, कुछ भी चीजें अच्छी करनी है या कुछ भी बदलाव करने, वो किसके हैंड में वास्टेड की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पार्लियामेंट के हाथ में। ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, बोथ 1 and 2। ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। Which one of the following statement about the union executive is about correct? यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की बात हो रही है, ध्यान रखना, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, है ना। तो ऑप्शंस पढ़ते कौन कौन से। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ member of the house of the people. The rank of different minister is determined by the president. The minister is appointed by the president on the advice of prime minister. Only a member of either house of parliament can be a minister. तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट है कि मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट पे, पर किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज है, आर्टिकल 74(1) क्या कहता है, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ प्राइम एड एंड देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ हेडेड विद द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बोलता है आर्टिकल 74 का 1A। अब इसी से एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है हमें कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आया था, 2003 में आया था। इसमें क्या किया गया था कि 15% सीटें जो कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उतने के ही 15% ही मिनिस्टर बना सकते, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ 20 गिवन है, यहाँ गिवन अगर 15 होता तो ये सही रहता, है ना। इस चीज़ को आप बारीकी से पकड़िएगा, यहाँ मिस्टेक हो जाती कई बार पढ़ने में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मनी बिल का क्वेश्चन है और ज्यादातर मनी बिल से भी पूछे जाते हैं, और ध्यान रखना मनी बिल के बारे में। अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट्स प्रोवाइड द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज। नहीं भाई, गलत है। अ मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, बिल्कुल कभी नहीं। द राज्यसभा कैन रिजेक्ट द मनी बिल, कभी नहीं। तो कौन सा सही बचा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइडेड इफ इट्स अ मनी बिल should and dispute about it arise, है ना। मनी बिल के बारे में कौन बताता है, याद रखना। अब मनी बिल का आर्टिकल कितना है, मनी बिल का जो आर्टिकल है जो आपको याद रखना है फैक्चुअली 110 आर्टिकल है, 110 नंबर का आर्टिकल है। मनी बिल में कंसीडर क्या क्या किया जाता है, फाइनेंस मैटर के साथ साथ, है ना, पूरे फाइनेंस मैटर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि टैक्सेशन की चीज़ें मेंशन की जाएगी, और पब्लिक एक्सपेंडिचर, याद रखना पब्लिक एक्सपेंडिचर इसमें किया जाता है इंक्लूड, है ना। ये सब जब इकट्ठा होके बनता है मनी बिल। अब ये मनी बिल इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, जैसे कि ये गलत है तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में होगा। और किसके द्वारा होगा, मिनिस्टर के द्वारा होगा, किसी भी नॉर्मल एमपी से लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये चीज समझ गए। अब इसका एक और नाम है मनी बिल का, इसको क्या कंसीडर्ड किया जाता है, कंसीडर्ड क्या किया जाता है, गवर्नमेंट बिल।
ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में अगर आ जाए ऐसे ही में तो इसे गवर्नमेंट बिल भी बोला जाता है। और अब राज्यसभा कैन रिजेक्टेड, नहीं, राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्या कर सकती है, सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है। क्या दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है राज्यसभा। और 40 डेज 14 दिन के अंदर उसे वो बिल वापस भी करना पड़ता है लोकसभा में। इसका सीधे सिंपल मतलब ये है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास आएगा और उसके पास सारी पावर है ना। और बस इसमें एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है कि प्री अप्रूवल लेना पड़ता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस बिल को लाने के लिए। यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोडिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। अब भाई प्राइम मिनिस्टर को एक पावर मिलती है संविधान से, वो कहां से मिलती है, जो कि यह संविधान में लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है, द पावर ऑफ एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट एज द रिगार्ड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये चीज रिटर्न है। पावर एंड एलोकेट बिजनेस अमाउंट नहीं, ये भी नहीं। पावर ऑफ समन नहीं। द पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ मिनिस्टर, ये भी नहीं है। तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, यहां मिस्टेक मत कर देना। अब जैसे कि एक चीज है, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल कितना है ये बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 75 है। इस आर्टिकल में क्या बोला गया, देयर विल बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विच विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। इसमें गलती मत कर देना, यहां तक की चीजें क्लियर रखना, प्लस भूलना मत जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कैग ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। अब भाई कैग के बारे में देखो, कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कैग भी एक बार रिवीजन में रखना, अच्छे से करना, क्योंकि क्या भरोसा इस बार पूछ ले आपसे कैग के बारे में। तो अपन चलते हैं कैग के ऊपर कि कैग का क्या क्वेश्चन है। द कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट, क्या वो कर सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैन अटेंड सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, नहीं भाई, टू तो गलत हो गया। द ड्यूरिक्शन ऑफ कैग इज एक्सटेंसिव द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है, ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर, वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। अब कैग के बारे में बात करते हैं। कैग किस आर्टिकल में मौजूद है, आर्टिकल 148 में कैग के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जा रहा है। तो इसका आर्टिकल कौन सा होगा जो आपको याद रखना है, 148, ठीक है, 148 है। कैग है क्या, इंपॉर्टेंटली बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा व्हाट इज कैग, तो एक सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूं जो कि आपको ध्यान रहेगा। ये एपेक्स अथॉरिटी है इंडिया की, एपेक्स अथॉरिटी है इंडिया की, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट करने के लिए। याद रखना, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी ऑडिट करती है कैग, ठीक है। कैग सारी चीजों का ऑडिट करती है भारत सरकार के, चाहे वो एक्सपेंस हो, किसके एक्सपेंस का ऑडिट करेगी, एक्सपेंस का, सेंट्रल नेशन का और स्टेट गवर्नमेंट्स का, सब का, है ना। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैग का जो कैग के चीफ हो गए उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। और इनका रिमूवल कैसे होगा, रिमूवल होगा सेम एज ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, है ना, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके जैसा सेम प्रोसीजर रहेगा रिमूवल का। ये चीज हो गई क्लियर। अब इनकी जो सैलरीज है, अलाउंस है और पेंशन है वो कहां से आती है, तो याद रखना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। कहां से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इसे मत भूलना, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। और ये अब जैसे इनने ऑडिट करा, पूरी रिपोर्ट रेडी करी, है ना, तो ये फाइनल रिपोर्ट किसे देते हैं, पार्लियामेंट में नहीं देते, यहां भूलना मत, क्योंकि अगर ये ऑप्शन में आगा आप गलती कर दोगे। ये पार्लियामेंट को नहीं देते, ये किसको देते हैं, पहले रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, फिर वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहां भेजते हैं, पार्लियामेंट में। ध्यान रखना कैग के बारे में, ठीक है। कैग सिर्फ एक चीज का ऑडिट नहीं करता है इंडिया में, वो है बैंकिंग सेक्टर का ऑडिट नहीं करता है। Which one of the following statement related to election of the president of India? पहले जो हमारी पहला क्वेश्चन था उसमें भी इलेक्शन का क्वेश्चन है,
आज भी इलेक्शन का क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है इलेक्शन का। पर्सन अबव द एज ऑफ 35 ईयर इज एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ सही बात है कि जो 35 एज है या उससे बड़ा है वो एलिजिबल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए। ठीक है सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर 1 और मोर टर्म। सही बात है। द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज पर्सन होल्ड। ये भी सही है। तो तीनों सही है। तीनों कहाँ गिवन है? ऑप्शन सी में गिवन है 1, 2 एंड 3। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो कौन सा आर्टिकल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? आर्टिकल 52 टू कल भी बताया था, आर्टिकल 52 टू 62। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इनके पास वास्टेड पावर है, ये साइन करते तभी वो एक्ट या एक्ट लॉ बन जाता है ना। तो सारी चीजें हैं इनके पास। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इनके पास 5 पार्डनिंग पावर भी होती है, पार्डनिंग पावर भी है, प्लस इनके पास इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ही पूछ के लगाई जा सकती है। चीफ होते ही ये सारे आर्मी के हेड। द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट्स की बात हो गई है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 टू 35 आपको पता ही है। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया उन्होंने इस बार। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स अ फंडामेंटल राइट। तो ये गलत हो गया। ठीक है। राइट टू एक्वायर, चलो देखते हैं। राइट टू प्रैक्टिस ऑन एनी प्रोफेशन, देखना पड़ेगा। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन गलत हो गया। राइट टू परफॉर्म फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, गलत हो गया। तो सही कौन सा है इसमें से? इसमें से सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। राइट टू एक्वायर, होल्ड ऑन, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। काय की बात कर रहे हैं? राइट टू प्रॉपर्टी की। ये आपका क्या है? लीगल राइट है। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर इसको हटा दिया गया। तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी बताएंगे। अब ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स for the first time allowed Indians to at least theoretically enter to a higher post in British India administration। भाई ऐसा कौन सा लॉ है जो पहली बार लिखित तौर पे ये बोला गया था कि भारतीय जो है ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोस्ट पे जा सकते हैं? तो आप सभी को पता होगा, आपने एफकेट की हमारी सीरीज देखी थी और पॉलिटी की भी सीरीज देखी होगी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया में, जिसमें अपन ने उसमें अच्छे से डीपली चर्चा की थी कि कौन सा है। तो ये है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, यहां मत भूलना। अब आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट इज नॉट करेक्टली मैच। भैया शेड्यूल्स दे दिए गए। शेड्यूल्स और आर्टिकल्स में क्या अंतर होता है ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है ना? अभी भी है। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में है, ये ध्यान रखना, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ 8th शेड्यूल लैंग्वेज, 2nd शेड्यूल जो द परफॉर्म द ओथ एंड अफर्मेशन, 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ द सीट्स एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, 10th शेड्यूल प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ द बेसिस। भाई जो करेक्टली मैच नहीं है ये तो भाई अभी हमने पढ़ा, तो ये तो गलत हो गया। अब हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें अगर जिसको फैक्चुअल नॉलेज है वो ही सही कर सकता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एट शेड्यूल लैंग्वेज, तो आपको ये पहले समझो 8th शेड्यूल में लैंग्वेज कितने टाइप की होती है ये जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता दो। कमेंट बॉक्स में कितने टाइप की लैंग्वेजेस इंडिया में नेशनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, जिससे हम जान सकते हैं कि इंडिया में ये लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा 2nd शेड्यूल फॉर्म ऑथ एंड अफर्मेशन,
तो ये चीज भी बताओ। तीसरा, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट ऑन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, है ना। ये सेम क्वेश्चन आ गया। द स्पीकर ऑफ लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एन एड्रेस टू द। अब भाई ये चीज तो सीधे सीधे जिसने लक्ष्मीकांत ऑफलाइन कर रखी है, हमारी कोचिंग में सीरीज कर रखी है, ऑनलाइन सीरीज भी कर रखी है, उसको ये चीज याद हो गई होगी कि लोकसभा के जो स्पीकर है वो रिजाइन किसे करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर वो नहीं है तब जाके कहीं और जाएंगे, नहीं तो बेसिकली डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को ही हम लोकसभा स्पीकर रिजाइन लेटर देते हैं। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट and to urge the areas boundaries name existing state and passing the resolution in simple majority। सही बात है। जम्मू कश्मीर has been given the special status under the article 3670 of the constitution of India। both are the correct, तो इसमें ऑप्शन सी will be the correct option, both 1 and 2। अब इस आर्टिकल से हमें एक चीज याद आती है, इस आर्टिकल में बात हो रही है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की मतलब पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 1 to 4 डील करता है ना। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ये चीज तो पता चली गई आपको, नेम टेरिटरी ये सब बता दिए गया। सीधी सिंपल लैंग्वेज में कम टाइम में मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूं। जैसे आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है, जल्दी बताओ। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है। आर्टिकल 2 किससे बात करता है, ये समझा रखा है मैंने, आप एफकेट की सीरीज देखिएगा, उसमें मैंने समझा रखा है सारी चीजें। एडमिशन ऑफ स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट की बात करता है, मतलब जो स्टेट है ही नहीं, जो फ्यूचर में आएगा। ये आर्टिकल किसका है, फ्यूचर का। जैसे अंडमान एंड निकोबार में अगर कभी कोई तूफान आ गया और एकदम से एक आइसलैंड आ गया, वो पहले नहीं था पर अब है, तो उसकी बात करता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 किसकी बात करता है, अभी आपने पढ़ा कि आर्टिकल 3 से क्या किया जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट मतलब ये काय की बात कर रहा है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात कर रहा है, करंटली कंडीशन की बात कर रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, बाउंड्री चेंज करना, एरिया चेंज करना, ठीक है। किसी भी स्टेट का जो डिस्टेंस एरिया कम कर देना, बढ़ा देना एरिया को, ठीक है। कोई भी स्टेट की बाउंड्री बदल देना, कोई भी स्टेट का नाम बदल देना, ये इसमें। आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है कि इसके जो भी सारे अमेंडमेंट्स हो गए वो 368 के तहत नहीं किए जाएंगे, वो सिंपल मेजॉरिटी मतलब ऑर्डिनरी बिल से ही हो जाएंगे, ऑर्डिनरी बिल से ही हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि आर्टिकल 3 में 2 कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन गिवन है ये कि अगर आपको कुछ भी बदलना है तो प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, किन से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। दूसरी कंडीशन जो आर्टिकल 3 में गिवन है वो ये है कि भाई जब बिल आएगा तो प्रेसिडेंट उसे स्टेट लेजिस्लेशन के पास पहुंचाएंगे, स्टेट लेजिस्लेशन से पूछा जाएगा। पर जरूरी नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर की बात मानी जाए। जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा, उड़ीसा की स्पेलिंग चेंज करनी है, पहले उड़ीसा ऐसे लिख दो, फिर उड़ीसा ऐसे था, तो अब पार्लियामेंट ने लाया कि नेम बदलेंगे, तो प्रेसिडेंट की परमिशन ली और लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करा, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास पहुंचाया, तो स्टेट लेजिस्लेचर ने कहा, लेजिस्लेटिव असेंबली ने, कि भाई हम नहीं चाहते नाम बदले। पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं है, पार्लियामेंट चाहेगा तो नाम बदलेगा। इट्स just a simple formalities which has been done by the government of India, है ना, सिंपल वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें आर्टिकल 368 में एक चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि सारे आर्टिकल्स क्या है, ऑर्डिनरी बिल से पास हो रहे हैं, पर जो टेरिटरी सीड करने का सीड, या जैसे बेरूबेरी यूनियन केस हुआ था, बेरूबेरी यूनियन केस पार्ट 1 से भी रिलेटेड है। जैसे कि बेरूबेरी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, उसको हमने दे दिया था उस समय के पाकिस्तान मतलब आज के बांग्लादेश को, ठीक है। तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने ऑर्डिनरी बिल से करा कि भाई संविधान में तो लिखा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके कहा कि अगर
टेरिटरी को सीड करना है, मतलब आपको किसी और देश को देना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना ज़रूरी है, वो ऑर्डिनरी बिल से नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको अच्छे से याद रखनी है, जो टेरिटरी डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाना है ना, नहीं आता है। कहाँ? बॉर्डर डिस्प्यूट्स में। तो आज आपका आर्टिकल 1 पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन फिर से आ गया, अच्छे से कर लेना। रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ नेशन ऑफ इंडिया, भाई कैसे करती है इसका पढ़िए। फर्स्ट, इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट इन अ जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये तो सही है। इट विन एटलीस्ट 4 स्टेट इन जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट, सही है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, बोथ 1 and 2। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है एज अ नेशनल पार्टी कैसे जानी जाएगी, ये क्वेश्चन इसने पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अमेंडमेंट प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, हमने पार्ट 1 अभी करा, जिसमें आर्टिकल 4 पढ़ा, जिसमें दिया है कि अमेंडमेंट आर्टिकल 368 का यूज नहीं किया जाएगा। द कंसेंट ऑफ स्टेट इज मैंडेटरी फॉर ऑल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं भाई, एक चीज बात अभी हुई थी ना हमारी, अभी हमने पढ़ा था कि नहीं भाई, कहीं कहीं जगह इट्स अ फॉर्मेलिटी, तो ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 368 को हमने अभी समझेंगे, आगे चलते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन अडॉप्ट इट फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन सितंबर 2015। पहली बार किसने अपना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन सितंबर 2015 में यूज अडॉप्ट किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल स्टैटिक क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है, उस समय के करंट में रहा होगा 2016 के इंडिया के पेपर में, पर ये स्टैटिक है, ये आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा नेपाल सी। The word secular was inserted in the Constitution of India by which of the amendment? मैंने बोल दिया, लिखा नहीं है, 2015 का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अमेंडमेंट आप सभी को याद होगा, बहुत इजीली याद रहा होगा, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ये, ठीक है। इसमें से याद रखना, सेकुलर के साथ एक वर्ड सोशलिस्ट और एक वर्ड इंटरग्रिटी भी जोड़ा गया था। कहाँ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में। तो इसको इजीली याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, 42nd अमेंडमेंट 1976 को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, SSI सीनियर सब इंस्पेक्टर को याद रख सकते हो। सीनियर सब इंस्पेक्टर प्रीएम्बल में एड ऑन हुआ थे सिक्योरिटी के लिए। The two provision of the Constitution of India, the mostly clear express the power of judicial review की बात हो रही है, क्लियरली बताते जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल 32 एंड 26 के तहत है। 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू करने की पावर मिलती है, तो आर्टिकल 32 से किसको पावर दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 226 से पावर किसको दी जाती है? हाई कोर्ट को। याद रखना, हाई कोर्ट के पास वाइडर एक्सपेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्ड्स, ठीक है। एंड इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल ऑफ 552 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग। भाई कब डिक्लेयर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर जो सही है ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेवोल्यूशन। इसको चेंज कर दिया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जी के द्वारा और इसको नेशनल इमरजेंसी के तौर पे लिख दिया था। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फोर्थ शेड्यूल किसका है बताओ? चलो अभी लिखा था फोर्थ शेड्यूल, लगा तुम लोग अच्छे से कर रहे होगे टेस्ट सीरीज, तो इसका आंसर दे दिया होगा। एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात हो रही है इसमें। इसको जो अलग से बनाया गया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ 46 के द्वारा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन वाज एनुकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है इंडियन हिस्ट्री का। बेसिकली इसमें 13 जजेस की बेंच लगी थी और पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन बोला गया था। अब भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन क्या है? ये कुछ नहीं है, ये संविधान के मूलभूत रूप है जिसे बदला नहीं जा सकता। और इसे टाइम अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में फाइट चल रही थी फंडामेंटल राइट्स को लेके।
फंडामेंटल राइट्स हमेशा से प्रॉब्लम रहते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट ने सोचा इनकी पावर कम करी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट बार बार इंटरप्रेट कर रहा था और कह रहा था फंडामेंटल। काफ़ी 70 साल तक ये लड़ाई चलती रही, और फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी और दिमाग लगा के एक चीज़ दिखा दी कि हम कैसे टैकल करें और इस लड़ाई को कैसे ख़त्म करें। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है भारतीय संविधान बदलने का, वो चाहे तो पूरा संविधान ही बदल दे, पर वो क्या नहीं बदल सकते, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। पार्लियामेंट इससे खुश हो गया, पर उसने एक सवाल किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन क्या है, आप बता दो तो हम उसको वो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अमेंड। तो उस समय पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा ये हम आपको टाइम आने पे बताते रहेंगे कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो क्या है, एकदम से नहीं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में सेकुलर आता है, फेडरल आता है, ये सारी चीजें हैं जो बताते गए संविधान, सुप्रीम कोर्ट टाइम टाइम पे आके बताता है। ठीक है, केशवानंद भारती किस कब का, किस ईयर का है, 1973, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, किससे रिलेट है, ये रिलेट है फंडामेंटल राइट से और बहुत सारी चीज़ों से भी, बेसिकली फंडामेंटल राइट से ही हम मानते हैं। पंचायती राज सिस्टम अंडर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अप्लाई ऑफ द स्टेट ऑफ, भाई कहाँ अप्लाई नहीं होता पंचायती राज सिस्टम, जल्दी बताओ। ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के हिसाब से सोच के बता दो, हमने हमारी सीरीज 1 में करा है। तो इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज सिस्टम नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट कौन कौन से नहीं है? राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क है नहीं है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन नहीं है। 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, नहीं सॉरी, राइट टू प्रैक्टिस एनी एनी प्रोफेशन भी है, राइट टू वर्क नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली, सॉरी, ओनली 2 इज विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर रहेगा इसमें, क्योंकि एनी प्रोफेशन तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बस वो लीगल होना चाहिए। द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स, 7th शेड्यूल में क्या कंटेंट है, जल्दी बताओ। 49 का बी, द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। इस पे भी एक अपन छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे जिस पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 368, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल आ गया, याद रख लेना। आर्टिकल 368 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डील्स विद, काय से डील्स करता है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, थर्ड पार्ट के लिए रेडी रहिए। हमने हमारी मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपकी हेल्प आउट करेंगे, और आपके लिए ये स्कैनर है, इस स्कैनर को यूज करके हमारा ऐप इंस्टॉल करें, और ऐप इंस्टॉल करके फ्री टेस्ट सीरीज जो पूरी पैन इंडिया के लिए फ्री है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए हैं, है ना। ये हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इससे आपको आपकी करंट, जैसे ही आप टेस्ट दोगे कुछ ही सेकेंडों में आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी, जो आपके लिए हेल्पफुल है अभी एग्जाम टाइम में, वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा। और अगर आपको एनडीए सीडीएस तैयारी प्रिपरेशन आप कर रहे हो और कोई भी तकलीफ आ रही है, एग्जाम के पहले कोई भी डाउट आ रहा है या प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारी इंदौर डिफेंस एकेडमी टीम से ज़रूर कांटेक्ट करें, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आके हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, डीएम, जिसमें हम रिस्पॉन्स करेंगे आपको। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इको जो कि है, अगर तकलीफ या फिजिक्स में है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मुझे भी पर्सनल डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे। मेरी इंस्टा आईडी आप नोट डाउन कर लीजिए, अक्षय वाई, AKSHAY मौर्य, है ना। तो आप मुझे ये इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, जिससे मैं, अगर आपको पॉलिटी का कुछ भी लेक्चर चाहिए हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, देखो ऐसा नहीं है कि सबकी एक ने बोला ये बना दो, एक ने बोला, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी बोलेगी उस पर मैं आपको लेक्चर दे दूंगा। और आपको अगर मेरे लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरी एफकेट सीरीज़, जो अभी हम लोग ने रिवीजन कराया था, एफकेट सीरीज़ में 3 पॉलिटी के लेक्चर डले हैं,
वो आप तीनों देखिए और उससे शायद आपका मेन बेसिक क्लियर हो जाए। पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दूसरा साइलेंस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा प्रीएम्बल। फिर अपन उसके आगे के और वीडियोस बनाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के लिए जुड़े रहे, स्टे ट्यून रहे हमारी टीम के साथ, है ना, और हमारे चैनल पे। चलिए, जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।